नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपका केमिस्ट्री था। और अब हम जो है इसका बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपका 5वें चैप्टर से शुरू हुआ है। तो 5वां चैप्टर का जो टॉपिक है वो है जीवन की मौलिक इकाई, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जहाँ से जीवन की संरचना शुरू होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका कैसे अवलोकन हुआ, मतलब कैसे पता किया गया कि जो जीवन की इकाई है सबसे छोटी इस प्रकार शुरू हुई है। इसके बारे में आज हम इसके इतिहास के बारे में कुछ जानेंगे कि कब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए होता क्या है कि कार्क की पतली काट के अवलोकन पर, मतलब कि कार्क की पतली काट को जब देखा गया, किसने देखा उसको? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। तो उन्होंने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, मतलब कि इसमें छोटे छोटे जो है कोष्ठक बने हुए हैं। कैसे? जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रतीत होती है। जैसा कि अगर आपने देखा होगा, मधुमक्खी की जो छत्ता रहता है वो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड रहते हैं और छत्ता देखने में मोम इस तरीके का लगता है। तो उन्होंने उसके जब देखा, उन्होंने किसको? कार्क को। तो उन्होंने ऐसा ही पाया। तो उन्होंने पाया कि जो ये कार्क होता है वो एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कार्क के बारे में समझ गए, जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है और ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई पड़ता है। तो उसके बाद सन 1965 ईस्वी में हुक मतलब रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ठीक है, मतलब इन्होंने अपने से ही एक को सूक्ष्मदर्शी, मतलब कि जिससे छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है, उसको बनाया था। और उन्होंने देखा कि रॉबर्ट हुक ने देखा कि इन प्रकोष्ठों को क्या कहा? कोशिका कहा। मतलब उन्होंने उस अपने से निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और फिर उसको कोशिका कहा, जिसको कि अंग्रेजी में हम सेल कहते हैं। और ये सेल होता क्या है? ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना जो कि छोटे छोटे कमरे की तरह ऐसे लग रही थी, तो इसलिए इनको सेल नाम दिया गया। ये किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। तो देखिए होता क्या है कि ये जो घटना हुआ था, यह छोटी तथा अर्थहीन लगती तो है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो पेंसिल का जो निब रहता है छोटा सा, या पेन का जो निब रहता है, देखने तो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर वो स्याही के साथ अगर जुटाना रहे तो पेन चलेगा नहीं। और हो सकता है कि अगर आप पेपर में बैठे हुए हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी घटना साबित हो सकती है, भले ही निब बहुत छोटा सा ही क्यों ना हो। तो उसी तरीके से जब रॉबर्ट हुक ने अपने सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा तो ये एक छोटी घटना थी, लेकिन विज्ञान जगत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जो उन्होंने बताया था। इसीलिए इसका अभी तक जो है नाम लिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण घटना थी। तो हुआ क्या था? इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक किया जाता है। ठीक है, मतलब कि सजीवों में जो एक ही प्रकार के सेल का उन्होंने पहले वर्णन देखा, एकक, और इसी का वर्णन करने के लिए जो है कोशिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कोशिका के बारे में हम और जानकारी प्राप्त पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं सजीव किससे बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक नया टर्म आया सजीव। ये तो हम जानते हैं कि सजीव जो जिंदा रहते हैं और निर्जीव जो मरे हुए रहते हैं। तो सजीव किससे बनते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसको हम इस क्रियाकलाप से देखते हैं, जो कि दिया हुआ है कि प्याज का एक छोटा टुकड़ा लिया गया और चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर, अवतल सतह मतलब कि अंदर की तरफ झुकी हुई सतह है, की ओर से झिल्ली उतारा गया। ठीक है, मतलब उसके अंदर के सेल की तरफ से झिल्ली उतारा गया और इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं। ठीक है, मतलब जो पानी से भरा एक समझ लीजिए ग्लास था, उसमें रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने व सिकुड़ने से बच जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे सूखे में रखेंगे तो मुड़ेगी, लेकिन गीले स्थान पर रखने से होता क्या है कि वो मुड़ने और सिकुड़ने से बच जाती है, अर्थात कि अपने स्थिति में जैसे कि हमने निकाला है वैसे ही रहती है। और अब इस झिल्ली से क्या करेंगे क्या कि एक कांच की स्लाइड लेंगे। स्लाइड मतलब जैसे अगर आपने कभी खून अगर जांच कराया होगा
तो आपको खून को ऐसे कांच की एक ग्लास लेते हैं पत्ती, उसके ऊपर ऐसे रख के उसका जांच करते हैं। उसी को लेंगे, लेने के बाद इस पर पानी की एक बूंद डालेंगे और अब वाच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख देंगे और यह ध्यान रखेंगे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा क्या कि एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में सहायता ले सकते हैं। मान लीजिए अगर सिकुड़ता है, और अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन, जो कि एक केमिकल होता है सेफ्रामाइन, इसको डालेंगे और इसे कवर, इसको क्या करेंगे, मतलब कि उस झिल्ली को कवर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कवर स्लिप से ढक देंगे। कवर स्लिप से ढकने से क्या होगा, कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आ पाए। मतलब कि अगर पहले तो हमने उसके वाच ग्लास में रखा था, गीला था, लेकिन जब हमने उसको स्लाइड पर रख दिया तो उसको वायु के संपर्क में आने से सूख सकता है, मतलब सिकुड़ सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए उसको क्या किया गया, कवर स्लिप से ढक दिया गया। तो अब इसके बाद इतना करने के बाद देखिए आपको पता क्या लगेगा। पता करने के बाद इसको अभी सूक्ष्मदर्शी देखेंगे, जो कि आज के समय चला आ रहा है इलेक्ट्रिक वाला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ऐसा देखेंगे तो आपको इस प्रकार का संरचना दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस संरचना में होगा क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं मधुमक्खी की छत्ते की तरह प्रकोष्ठ तो बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ सब जगह इसका सेंटर मतलब कि केंद्रक भी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्याज की कोशिका की झिल्ली थी, केंद्रक पाया जाएगा। तो होगा क्या कि अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों में अस्थायी स्लाइड बनाएंगे और हम देखते हैं कि ये एक समान संरचना को दिखाते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न। मतलब कि आप प्याज अगर छोटा लें चाहे बड़ा लें, होगा क्या कि इनका जो आकार रहेगा छोटा बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन उन सभी में आप देखेंगे कि आपको एक केंद्रक साथ में मिलेगा है। ठीक है दोस्तों, तो यही आप देख सकते हैं कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब में जो है सजीवों की तरह मतलब कि उसमें एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अभी ये संरचनाएँ क्या होती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये सभी संरचनाएँ एक जैसी दिखाई देती हैं, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना मतलब कि शकलकंद मतलब कि प्याज बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि यही झिल्ली मिल कर ही जो है पतली पतली झिल्लियाँ मिलकर ही प्याज को कवर करती हैं ना। तो इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, और प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है ना। तो प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन सब में कोशिका मिलेगा। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख सकते हैं शकलकंद प्याज की मूलभूत इकाई होती है, क्योंकि यही सबसे छोटी इकाई है, इन्हीं से ना मिलकर प्याज का पूरा वो बना हुआ है स्ट्रक्चर। और इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकी भी होते हैं। आवर्धन लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी, आवर्धन लेंस मतलब कि जो सूक्ष्मदर्शी की जो बात किया जा रहा है उससे प्रोफेशनल, जो कि चित्र में हमने भी देखा था। ठीक है, तो आवर्धन लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका और यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसा अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकता है। मतलब कि अभी तक जो हमने देखा था कि कोशिका से मिलकर प्याज बना है, वह एक कोशिका भी जो एक जंतु की तरह होता है। मतलब उसको जब हमने आवर्धन करके और छोटा देखा तो हमने देखा कि अरे इसके तो और भी अंदर कण हो सकते हैं। तो इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। मतलब कि वो इसी तरीके से आपस में मिलकर विभिन्न अंगों का जो निर्माण करती हैं। और इसके कुछ उदाहरण क्या, जैसे फंजाई कवक हो गया, पादप या जंतु हो गए, पेड़ पौधे मतलब या जानवर भी हो गए। तो क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीव के विषय में पता कर सकते हैं, मतलब कि क्या और भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। जैसे कैसे, कोशिकाएं विभाजित होकर अपने जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्वज कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये कोशिका जा रही है और ये बीच से ब्रेक हो गई, तो अब यहाँ से दो कोशिका निकालेंगी ना, तो इसी तरीके से क्या हो गए, बहुकोशिका हो गए।
अभी इसके बारे में आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसका चिंता मत करिएगा। तो आज हमने यहीं तक देखा है, फिर उसके बाद क्रियाकलाप 5.2 से देखेंगे संरचना के बारे में। उसके पहले ये कोशिका के बारे में जो कुछ जानकारी आपको होना चाहिए एक्स्ट्रा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। कब? 1665 ईस्वी में। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। अनगढ़ मतलब कि उन्होंने स्वयं बनाया था। फिर उसके बाद ल्यू वैन हक ने 1674 ईस्वी मतलब कि इसके 9 साल बाद में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, मतलब कि एडवांस सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, वो रॉबर्ट हुक थे, ये रॉबर्ट ब्राउन है। इन्होंने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, ठीक है, मतलब उसके सेंटर का। फिर उसके बाद J.E. पुरोकंज ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। मतलब कि जो कोशिका था वो कोई लिक्विड टाइप का लगता था, तो उसको जीव द्रव्य का नाम दिया था इन्होंने। उसके साथ ही 2 जीव वैज्ञानिक, एक M. स्लीडन 1838 और T. स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। मतलब कि इन्होंने उसके विषय में एक थ्योरी दी, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, मतलब कि इन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें बताया कि कोई भी जीव हो, चाहे पौधे या जंतु हो, सभी क्या होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। और ये जीवन की मूलभूत इकाई है, मतलब कि सबसे छोटी इकाई जीवन की यही होती है, कोशिका। फिर विर्चो ने 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। और उसके बाद 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी हमारे आज कोशिका के बारे में, उसके ब्रीफ के में हमने संक्षेप में उसके जो है इतिहास के बारे में देखा है। अब कल हम इसके संरचना के बारे में देखेंगे, जो कि इसका नया पार्ट होगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको किसी प्रकार के कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में परेशानी को आप लिख सकते हैं, उसका आपको जल्द से जल्द बताया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।